स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी। सभी बच्चे दौड़कर बाहर आने लगे। बाहर ठेले खोमचे वाले इंतजार कर रहे थे बच्चों का। कोई आइसक्रीम आइसक्रीम चिल्ला रहा था, कोई मलाई कुल्फी, कोई अपने अंदाज में लस्सी शरबत पुकार रहा था, तो कोई फ्रूट मिल्क शेक और जूस। अभी सुबह के 11:30 ही हुए थे, लेकिन गर्मी इतनी तीखी थी कि किसी को इतनी हिम्मत नहीं कि बिना छतरी पानी के बाहर निकल सकें। लग रहा था जैसे इस जेठ की धूप में पिघला कांच घुला हो। इन सब के बीच ठेले वाले अपने अपने सामान को बेचने के लिए बच्चों और अभिभावकों को लुभा रहे थे। उनमें से एक ठेले वाले की नज़रें किसी को बेसब्री से ढूंढ रही थीं। शायद तभी एक कमोबेश लगभग 10 साल की लड़की दौड़ती हुई बाहर आई। ठेले वाले की आंखों में चमक आ गई और उसने जोर से आवाज़ लगाई, छोटी। लड़की ने देखा और हंसते हुए उसके पास आई। ठेले वाले ने एक अच्छी वाली आइसक्रीम निकाल कर बच्ची को दी। अंकल, आज मैं आपसे फ्री में नहीं लूँगी, ये लो 20 रुपये। वो मना करता रहा कि बेटी रख ले, तू तेरे काम आएंगे, पर वो नहीं मानी। अंततः हार कर उसे 20 रुपये रखने पड़े। बच्ची कह रही थी, मैंने अपने मम्मी पापा को आपके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि बेटा किसी से कोई भी सामान न छीना जाता है, ना ही फ्री में लिया जाता है, इसीलिए मैं आज पैसे लाई हूँ। ठेले वाले ने कहा, बेटा ये बातें अपनों के साथ नहीं होती। लड़की बोली, हाँ, लेकिन आप अपने तो नहीं है ना। अधेड़ कुछ बुदबुदाने लगा। तभी एक महंगी गाड़ी रुकी, जिसे देखकर बच्ची उस ओर दौड़ी। पापा पापा, इतना लेट, देखो मेरे सारे फ्रेंड्स चले गए। वो आइसक्रीम चूसते हुए बोली, सॉरी बेटा, मुझे देर हो गई, कहते हुए मनाने के अंदाज में कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा। बस करो पापा। लड़की पापा के गालों पर मीठी सी पप्पी देते हुए बोली, आई लव यू पापा। दोनों हंसते हुए गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चल पड़ी। ठेले वाला दोनों को तब तक देखता रहा जब तक कि गाड़ी उसके नज़रों से बोझल न हो गई। इधर गाड़ी में लड़की अपने पापा को सारी बातें बता रही थी, ठेले वाले के बारे में। बाप गाड़ी चला रहा था और सुन रहा था। शहर का बहुत बड़ा और नामी वकील, सब इज्जत करते थे उसकी। नाम शोहरत दाम सब कुछ था उसके पास। उसकी बेटी शहर के कन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। 3 सालों से लगातार टॉपर थी अपने बैच में। बेटा, इन सब ठेले खोमचे वालों पर भरोसा मत किया करो। क्या ज़रूरत है हर रोज़ उसके पास जाकर आइसक्रीम खाने की? दूसरे भी तो हैं, और शहर में इतने सारे आइसक्रीम पार्लर हैं। तुमको जहाँ भी मन हो खा लेना। इन ठेले वालों का आइसक्रीम तुमको बीमार भी कर सकती है। पिता बोले जा रहा था, पर पापा वो बहुत अच्छा है और उसका ठेला भी सबसे ज़्यादा साफ रहता है। और बस करो लीना, बस। मैं तुम्हें पहले भी 3-4 बार बोल चुका हूँ, तुम बाहर नहीं जाओगी कल से। पापा की चीख सी निकल गई थी। कुछ देर के लिए सन्नाटा था गाड़ी में, फिर दोनों घर पहुँच गए थे। सुबह हुई, स्कूल शुरू हुआ और फिर हर दिन की भांति छुट्टी हुई। फिर ठेले वाले ने उस बच्ची को आवाज़ दी। लड़की अनसुना करके आगे बढ़ गई। आदमी निराश हो गया, बुझे मन से ठेला समेटा और घर चला गया। अगले दिन वो बच्ची को फिर बुलाने लगा और पूछा, क्यों नाराज हो मुझसे? लड़की ने बोला, मना किया है पापा ने। तब तक लड़की के पापा तमतमाते हुए आए और एक झन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया ठेले वाले के गाल पर। चीखते हुए कहने लगे, क्या समझते हो खुद को? क्या बदतमीजी कर रहे थे मेरी बेटी के साथ? कितने दिनों से देख रहा हूँ तुझे, गुंडे, जाहिल, गवार, चोर। तेरी बेटी नहीं है क्या? तेरी बेटी नहीं है क्या? ऐसा लगा जैसे एक शब्द भेदी बाढ़ सर्राता हुआ आया और उसके कलेजे को चीरता हुआ देह के आर पार हो गया और वो घायल हो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अंधेरा छा गया था चारों ओर, आंखें डबडबा गई थीं। उसने गालों को सहलाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया है साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। तब तक पुलिस भी पहुंच चुकी थी। अमीर आदमी ने लगभग धमकाते हुए कहा, चल अब तुझे जेल की हवा खिलाता हूँ। सारी अकड़ और औकात न बता दी तो मेरा भी नाम विवेक सिंह नहीं। भीड़ भी वहां जमा हो चुकी थी। कोई उसे आक्रोश से देख रहा था तो कोई सहानुभूति से। ठेले वाला हाथ जोड़कर बोल रहा था, साहब पहले मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अब सारी बातें थाने में सुनाना। दरोगा ने उसकी बात को काटते हुए कहा। नामी वकील विवेक सिंह ने उस ठेले वाले को झूठे केस में फंसाकर 15 साल की कैद की सजा सुनवाकर उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया। अचानक किसी ने उसे हिलाया। उसकी तंद्रा टूटी तो सामने जेल का कर्मचारी था। उसने बोला, कहाँ खो गए हो? ये लो अपने कपड़े और यहाँ रजिस्टर में साइन कर दो और फिर जाओ अपने घर। बीवी बच्चे वहाँ इंतजार कर रहे होंगे।
वो अतीत को छोड़ वर्तमान में आया और जी साहब कहते हुए साइन किया और सामान उठाकर जाने लगा। सोचता रहा कौन सा घर, कौन सी बीबी और बच्चे। फिर उसे 15 साल पुरानी बात याद आई। तेरी बेटी नहीं है क्या? ये शब्द ऐसे गूंजे जैसे कि कहीं बिजली गिरी हो और पूरा का पूरा वृक्ष धराशायी हो गया हो। सोचते सोचते आंखें गीली हो गईं। किसी तरह अपने आप को संभाला और बाहर आ गया। 15 साल बीत गए, बातें पुरानी हो गईं। शहर नया हो गया, नए मॉल बिल्डिंग बन गए, सड़कें चौड़ी हो गईं, शहर की रफ्तार बढ़ गई। 15 साल बाद ठेले वाला पुराने शहर के नए अंदाज को देखने लगा, हवा को महसूस किया, चखा और आत्मसात किया। वो 2 कमीज एवं पैंट वाला झोला लेकर चला जा रहा था। कहाँ उसे खुद नहीं पता था, बस चला जा रहा था। कुछ सोचते हुए वो फिर बुदबुदाया, कहाँ जाऊँ? कुछ देर सोचने के बाद उसे मंगल की याद आई। फिर खुद से कहा, क्या हाल है मंगल का? क्या अभी भी चाट का ठेला ही लगाता होगा या फिर बिजनेस बदल दिया? फिर वो मंगल के घर की ओर मुड़ गया, पर वहां जाने पर मंगल का घर नहीं मिला। बदल चुका था सब कुछ इन 15 सालों में। फिर उसने लोगों से मंगल के बारे में पूछा और उसे पता मिल गया। अरे मंगल यार, ये तेरी दुकान है? अबे तू तो बड़ा आदमी बन गया। मतलब ये कैसे हुआ? एक ठेले से तूने इतना कमाया कि खुद का कैटरिंग बिजनेस खोल दिया? वाह दोस्त वाह, मजा आ गया। ये कहते हुए उसने मंगल को गले लगा लिया। मंगल ने भी खुले दिल से अपने पुराने बिछड़े दोस्त का स्वागत किया। फिर ढेर सारी बातें हुईं। आखिर 15 साल की कहानी 15 मिनट में पूरी जो करनी थी। फिर बातों का सिलसिला चलता रहा। बात जब लीना और उसके पिता विवेक सिंह पर पहुंची तो उस अधेड़ के चेहरे पर अजीब से भाव थे। मंगल कह रहा था, यार तेरे जाने के कितने सालों तक मैं उस स्कूल में ठेला लगाता रहा। धीरे धीरे लीना भी भूल गई वो बात। पिछले 6-7 सालों से मैंने भी नहीं देखा। सुना है शहर से बाहर पढ़ाई करने गई है। गई है मतलब अभी तक नहीं आई क्या? अभी कहाँ है वो? अधेड़ के चेहरे पर कई सवाल थे। मंगल बोला, यार डर मत, वो इसी शहर में है और 2 दिन बाद उसकी शादी है। और हाँ, उसकी शादी का कैटरिंग का ऑर्डर मुझे ही मिला है। मंगल के जवाब में खुशी और गर्व दोनों थे। तू एकदम सही वक्त पर आया है, मंगल बोल रहा था। पर यार मैं वहां जाऊंगा कैसे? वकील तो देखते ही बाहर कर देगा मुझे। बंगले में तो घुसने ही नहीं पाऊंगा। उसकी बातें उसकी निराशा को दर्शा रही थीं। दोस्त तू बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता है। देख तू ना एक बर्तन धोने वाले या वेटर के वेश में चले जाना। इसी बहाने तू लीना को भी देख लेगा और कुछ पैसे भी कमा लेगा। मंगल समझाते हुए बोला। वो खुश हो गया। सोचा कि चलो कुछ काम भी मिल जाएगा और धीरे धीरे बिजनेस भी शुरू कर लूँगा। धीरे धीरे सूर्य अस्ताचलगामी हो रहा था, पर उसका ध्यान तो कहीं और था। पता नहीं क्या सोच रहा था, अपनी 15 साल की दास्तां या फिर 2 दिन बाद का सूर्योदय और मिलन। पता नहीं। रात हुई, आंखों में नींद नहीं। छत पर आसमां की ओर देखकर बुदबुदा रहा था। रात में टिमटिमाते तारे थे। एक को खुदा ने उतारे थे। मेरी लाडो मेरी गहना थी तू, मेरी चांदी मेरी सोना थी तू। कहते कहते आंखें डबडबा गईं उसकी। शायद पुराने जख्म थे जो उभर आए थे। कौन कमबख्त कहता है कि वक्त हर जख्म को भर देता है? कुछ जख्म तो वक्त के साथ नासूर हो जाते हैं, जिन्हें वक्त के थपेड़े रह रहकर हरा करते रहते हैं। कुछ गहरे जख्म उसके सीने में भी थे, पर वो किसी को दिखा नहीं सकता था। मर्द जो था रो भी नहीं सकता था। आखिर क्यों? आंसुओं को स्त्रियों का गहना पर मर्दों की कमजोरी मानी जाती है। खैर, जागती हुई करवटों से भरी वो रात उसने किसी तरह गुजार ली। नवंबर का महीना था। सुबह हुई, सूर्य लालिमा छोड़ रहा था। धूप पीली हो चुकी थी और मौसम गुलाबी। इस नई सुबह के आनंद और सप्त रंग को सिर्फ वो ही महसूस कर रहा था जो किसी से मिलने के लिए पिछले 15 सालों से इंतजार कर रहा हो। क्या होती है अधीरता, क्या होता है धैर्य, ये सिर्फ वही महसूस कर सकता था। जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गया वो जाने के लिए। मंगल ने उसे स्टाफ वाली कमीज दे दी। वो झट से ड्रेस कोड वाला यूनिफॉर्म पहन लिया। वो गाड़ी में बैठा ही था कि कुछ याद हो आया। तब तक गाड़ी चल पड़ी थी। उसने चीखते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रुकी भी नहीं कि वो उतरकर मकान की ओर भागा और पुरानी कमीज से कुछ निकाला और अपनी यूनिफॉर्म में डाला और गाड़ी में जाकर बैठ गया। लगभग आधे घंटे में सभी शादी वाले बंगले में थे। जमघट लगी थी वहाँ, सभी व्यस्त थे। किसी को भी फुर्सत नहीं। कोई गाड़ी लेकर बाजार जा रहा था तो कोई मोबाइल पर ही ऑर्डर दे रहा था। कोई आने की जिद कर रहा था तो कोई मेहमानों के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर रहा था। वो गया और कुक के पास जाकर हाथ बटाने लगा, पर उसकी नज़रें किसी और को ही ढूंढ रही थीं। शायद लीना को या उसके पिता को, शायद दोनों को ही।
तभी उसकी नज़र अचानक विवेक सिंह पर पड़ी। डाई किए बाल और मूंछ, पूरी तरह से उम्र को छुपाने का असफल प्रयास किया गया था उन्होंने। जब उसने विवेक सिंह को देखा तो चहकते हुए मिलने चल पड़ा, पर तभी कुछ सोचकर उसके कदम वहीं रुक गए। वो शादी में कोई व्यवधान नहीं चाहता था, बस विवेक सिंह को देखता रहा। उसे भी अपनी उम्र का एहसास हो रहा था। उसे भी उस वक्त महसूस हुआ कि उसकी भी दाढ़ी मूंछ में सफ़ेदी आ चुकी थी। बाल तो कब के सफ़ेद हो चुके थे। शाम हो चली थी, भीड़ बढ़ रही थी। भीड़ की रफ्तार और उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। लगभग 7 बजे पता चला कि बारात शहर में आ चुकी है। सभी चौकस और सतर्क हो गए। उत्साह चरम पर था, वो भी उत्साहित था। रात बड़ी। बारात बैंड की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जो दर्शा रही थी कि बारात और भी पास आ रही है। कुछ देर बाद अचानक भीड़ बढ़ गई और उसकी रफ्तार भी। लगा जैसे किसी ने सभी की चाबी ऐंठ दी हो और सब खिलौने वाली गाड़ी है। बारात चौखट पर खड़ी थी। दरवाजे पर रेल पेल भीड़, और उस भीड़ में दूल्हे एवं बारातियों के आवभगत के लिए लड़की यानी लीना के पिता विवेक सिंह जी खड़े थे। उधर लड़के लड़की के रिश्तेदार स्वागत एवं आवभगत की रस्मों को पूरा कर रहे थे, और इधर बारातियों के लिए ठंडा गर्म का इंतजार कर रहा था। वो सभी को चाय कॉफी और ठंडा घूम घूम कर बांट रहा था। चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में अकुलाहट और एक दबी सी चाहत, एक अजीब सी बेचैनी थी उसकी आंखों में, जो अपनी मुस्कुराहट से छुपाने की नाकाम कोशिश भर थी। कुछ सोचते हुए, इधर उधर देखते हुए वो जा रहा था। तभी टनाक टनाक टन सारी चाय गिर गई। तब उसकी तंद्रा टूटी। सामने देखा तो काटो तो खून नहीं। विवेक सिंह सामने खड़ा था। बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, गुस्से से तमतमाता चेहरा। लग रहा था जैसे पूरा गुस्सा आंखों से होकर जुबां पर आने की कोशिश कर रहा हो। पूरा का पूरा चाय विवेक सिंह के कपड़ों पर गिर गया था। उन्होंने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन लोगों ने बीच बचाव कर रोक लिया। डांट पर डांट मिलने लगी थी उसे। लग रहा था जैसे कुछ लोग तो बस ऐसे ही वक्त का इंतजार कर रहे हों कि कोई मिले और वो सामने वाले पर अपना गुस्सा उतारें, 2-4 गालियां पिला दें। इसी माहौल में कुछ ने 2-4 भद्दी भद्दी गालियां उसे चिपका भी दीं। वो निरीह पशु की तरह खड़ा होकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। इधर गाली देने वाले सभी कोट पैंट वाले लोग थे, जो स्वघोषित, सभ्य और सुसंस्कृत होते हुए भी बात व्यवहार की तमीज नहीं रखते थे। कहते हैं ना, पद और पैसा हर तमीज और सभ्यता को खो देता है। बचता है तो सिर्फ बनावटीपन और दिखावा। जब गालियों एवं उलझनों का दौर लंबा खिंचने लगा तो उसने धीरे से कहा, साहब, मैं बाकायदा माफ़ी मांग रहा हूँ, पर कृपा कर आप मुझे और मेरे परिवार वालों को गाली न दें। पर भीड़ अब उग्र होने लगी थी। भीड़ देखकर कुछ महिलाएं भी आ गई थीं। अबे, अपनी औकात में रहकर बात किया कर। पीछे से किसी की आवाज़ आई। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? किसी दूसरे ने पूछा। तभी किसी और की आवाज़ आई, इसकी हिम्मत तो देखो, गाली मत दो। फिर एक गाली। हाँ, मुझे पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ। अचानक एक भारी भरकम आवाज़, जो आत्मविश्वास से भरी हुई थी, उसने कहा, एक लाचार, कमज़ोर और अभागा बाप एक समर्थ, मजबूत और खुशनसीब बाप से मिन्नत मांग रहा है कि गाली मत दो साहब। वो बोलता जा रहा था। लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से उसकी बैटरी चार्ज कर दी हो। शायद कुछ पुराने जख्म थे जो जुबां पर आने की राह देख रहे थे और उन्हें अभी मौका मिला हो। अजीब सी खामोशी का भाव था भीड़ का। उसने विवेक सिंह की ओर मुखातिब होकर बोलना जारी रखा, साहब, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। आज से 15 साल पहले मैं कन्वेंट स्कूल के सामने ठेला लगाता था और आपने आपकी बेटी के अपहरण एवं छेड़खानी के प्रयास के जुर्म में 15 साल की सज़ा दिलवाई थी। साहब, मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए पॉजिटिव होगा ही। मैं भी अपनी बेटी के लिए था सर। मैं भी एक इंग्लिश ग्रेजुएट हूँ और माँ बाप की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की थी। बहुत खुश था मैं उसे अपनी पत्नी बनाकर। पर कहते हैं ना कि प्यार से शादी प्यार की कब्रगाह साबित होती है। शायद मेरे साथ भी वही हुआ। ग्रेजुएट होने के बावजूद अच्छी नौकरी न मिलने के कारण मैंने छोटा मोटा काम शुरू कर दिया, जिससे किसी तरह घर का गुजारा चल जाता था। मेरी बीवी अच्छे घर से थी और उसने कभी ऐसे दिन नहीं देखे थे। मुझे ना साहब बहुत अफसोस और तकलीफ होती थी उसे ऐसे हाल में देखकर। उसे मुझसे या हमारी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। बार बार कहती थी कि मैं भी कुछ करती हूँ, कुछ आमदनी बढ़ेगी तो माली हालत भी ठीक हो जाएगी। मैंने तो शुरू में मना किया, पर बाद में मान गया। जानते हो साहब, मैं अपनी बीवी के बदन पर जब भी ब्लाउज में 3-4 टाँके देखता था तो शर्म और दुख से भर जाता था। अपने आप को कोसता था, अकेले में रोता था। बहुत तकलीफ होती थी मुझे। वो भी मेरे अंतःमन को समझती थी।
पर हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करती थी। फिर एक दिन अचानक उसने अपने माँ बनने की खुशखबरी सुनाई। हम बहुत खुश थे। प्रेगनेंसी की वजह से उसका काम भी छूट गया, फिर भी हम खुश थे। नियत समय पर उसने एक चाँद सी खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। लाडली थी वो हमारी, हमारी ज़िंदगी और दुनिया का अभिन्न, चमकदार और सबसे खूबसूरत हिस्सा। धीरे धीरे मेरी बेटी बड़ी हुई। मैं कभी भी बेटी को नहीं छोड़ता था। मेरा लगाव देखकर अक्सर उसकी माँ मजाक में कहा करती थी, इतना प्यार करते हो ना, देखना एक दिन ये बहुत रुलाएगी तुमको। शायद सही कहती थी, पर मैं अक्सर उसकी बातों को हंसकर टाल देता था। बेटी मेरे पेट पर सोती थी। वो 4 साल की थी जब मेरे साथ लूडो खेलना सीखी थी। कंधे पर बैठकर मेला घूमती थी, लुका छिपी खेलती थी। सच में उसकी खुशी में ही हमारी खुशी थी। पर साहब, इन खुशियों के बीच मैं अंदर ही अंदर तपता था, धधकता था माली हालत देखकर। सोच सोच कर इस फ्रस्ट्रेशन से कब मुझे नशे में उतार दिया पता ही नहीं चला। भर्राए गले से वो कहे जा रहा था। सब उसे सुन रहे थे, खामोशी से और मंत्रमुग्ध होकर। ये खामोशी और सन्नाटा था वहाँ, शादी थी जहाँ। और एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ तबाह हो गया मेरा। मेरी खुशियाँ, मेरा चाँद, मेरा आशियाना, मेरा प्यार, मेरा परिवार और मेरा अधिकार, सब कुछ। वो 15 मई की जेठ की रात जिंदगी की सबसे भीभत्स और खौफनाक रात थी मेरी। मैं रात को मैखाने में जाम का पैमाना छलकाने में मस्त था दोस्तों के साथ। कब सुबह हुई पता ही नहीं चला। सुबह करीब 4 बजे कोई दौड़ते हुए आया और हाँफते हुए बोला, अबे तू यहाँ दारू पी रहा है और वहाँ तेरे घर में आग लगी है, सब कुछ राख हो गया है, कुछ भी नहीं बचा। भाभी और लाडो का भी कुछ नहीं पता। मैं तो जैसे जड़ हो गया था, काटो तो खून नहीं। मैं बदहवास होकर घर की ओर भागा, पर तब तक सब कुछ राख हो चुका था। फूस के मकान और फूस के रिश्ते कहाँ टिकते हैं साहब। बस एक चिंगारी काफ़ी होती है इन्हें जलाने के लिए। जाने कितनी देर तक जले हुए आशियाने के सामने चीखा चिल्लाया, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। चांद भी दगा दे गया था। अमावस की तो रात थी वो, और तब से हर दिन मेरा जेठ और हर रात मेरी अमावस की रात है साहब। कहते कहते उसके आंसू गालों में अधपकी की दाढ़ी को भिगोने लगे थे। शायद अपनी ठंडक से उसके दिल की तपिश को कम करना चाह रहे थे। उस दिन से मैं अपने प्यार और परिवार को ढूंढ रहा हूँ साहब। देखो, मेरे पैरों में चप्पल नहीं है। सारे जूते और चप्पल कब के घिस चुके हैं। उनको खोजते खोजते कौन सा मंदिर, कौन सी दरगाह, कौन से चर्च नहीं गया मैं फरियाद लेकर, पर ऊपर वाला न जाने कौन सी खुन्नस निकाल रहा है मुझ पर। जानते हो साहब, जब भी मैं आपकी बेटी लीना को देखता था तो मुझे उसमें अपनी बेटी लाडो की परछाई नजर आती थी। लगता था जैसे वो मेरी ही बेटी लाडो है। बहुत प्यार आता था साहब मुझे उस पर आपने मुझे गलत समझा। वो फफकते हुए आंसू पोंछने लगा। फिर उसने अपनी कमीज के जेब से एक पुराना फोटो निकाला, सबको दिखाया, निहारा और हाथों से सहलाया, जैसे याद कर रहा हो सच में अपनी बेटी को, पुचकार रहा हो। सबकी आंखें भर आई थीं। फिर उसने फोटो को पलटा और देखते हुए कहा, पता है साहब, जब भी रात में वो सोती नहीं थी ना, तब मैं उसे ये लोरी सुनाया करता था। मेरी चांदी, मेरी सोना है तू, मेरी लाडो, मेरी गहना है तू। दिन में चमकता सूरज है मेरी बेटी, उसका पूरब है। रात में टिमटिमाते तारे है, एक को खुदा ने उतारा है। तभी ऊपर से पानी की 2 बूंदें फोटो पर ऐसे गिरीं जैसे चांद उसकी कहानी को सुन रहा हो, और उसकी आंखों से ओस की 2 बूंदें आदमी के पास रखी याद को भिगो रहा हो। वो कुछ आगे लोरी सुनाता, तभी तेरी धड़कन, तेरा सीना हूँ मैं, तेरी खुशियों का चमकता आईना हूँ मैं, तेरी तोता, तेरी मैना हूँ मैं, तेरी सच्ची झूठी सपना हूँ मैं, तेरी लाडो, तेरी गहना हूँ मैं, तेरी चांदी, तेरी सोना हूँ मैं। ये लड़की की आवाज़ थी जो छत से आ रही थी। सभी ऊपर देखने लगे। लाल जोड़े में, हाथों में मेहंदी लगा दुल्हन अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी। शायद उसने सब देख और सुन लिया था। सभी हतप्रभ थे। वो लड़की दौड़ते हुए आई और अधेड़ के गले से समा गई। बापू, इतनी देर और इतने दिन कहाँ थे तुम? दोनों ऐसे लिपटे जैसे पिता के सागर का ज्वार पूनम की चांद वाली बेटी के मन को छूने का लगातार और अथक प्रयत्न कर रहा हो। लीना उसे लिपट कर रोती रही। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, पर वो अब अपनी बेटी को पहचान चुका था। हर बार की तरह इस बार भी भावनाएं शब्दों पर भारी पड़ रही थीं। यहाँ शब्दों की सीमा समाप्त हो भावनाओं का दौर शुरू हो गया था। बहुत संभलते हुए बेटी ने कहना शुरू किया, बापू, उस रात सब कुछ खत्म हो गया था। मैं बच गई क्योंकि माँ ने मुझे नमक लाने दुकान भेजा था। जब लौटी तो सब कुछ आंखों के सामने जल रहा था। मैं बस रोए जा रही थी। मैं माँ को लेने अंदर जा रही थी।
तभी किसी ने मुझे बचाने के चक्कर में उठाकर एक तरफ किया और इससे पहले ही मैं गिरकर बेहोश हो गई। जब होश आया तो बहुत कुछ भूल चुकी थी। तेरी माँ कहाँ है लाडो? नहीं पता बापू। मेरी बच्ची कहाँ थी अब तक? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। कितनी रात नहीं सोया मैं। कुछ रुकते हुए उसने फिर बोला, मुझे पता है बेटी, जितना बुरा मैं आदमी हूँ उससे भी ज़्यादा बुरा और नाकाबिले पिता और पति हूँ। मैं अपने घर को नहीं बचा पाया। मेरी धर्मपत्नी की कोई खबर नहीं है। मेरी बेटी कहाँ है ये भी नहीं पता था मुझे। मुझे माफ़ कर दे लाडो। दुल्हन बोली, नहीं बापू, आप अभी भी दुनिया के सबसे अच्छे बापू हो, पर ये जो आपके सामने खड़े हैं ना, इन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है। उसका इशारा विवेक सिंह की तरफ था। मैं इनकी इकलौती बेटी थी। उसने अपनी बातों को पूरा किया। विवेक सिंह की ओर हाथ जोड़कर अधेड़ ने कहा, साहब आपने मेरी बेटी को वो जिंदगी दी जो मैं सपने में भी नहीं दे सकता था। मैं आपको जितना भी धन्यवाद कहूँ कम होगा। शब्दों में इसे नहीं बांध सकता। विवेक सिंह की आंखों में पानी था। घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़कर नम आंखों से कांपते स्वर में कहा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने आपको गलत समझा और झूठे केस में 15 साल की सज़ा दिलवाई। मैं अपनी बेटी को अपने सिवा किसी और के पास नहीं देख सकता था। अब आप ही बताएं सर, क्या करता मैं? मेरी कोई संतान नहीं थी। ऊपर वाले ने उपहार दिया था मुझे लीना के रूप में। कैसे छोड़ देता मैं उसे यूं ही? उनसे पूछो उनके दर्द सर, जिनकी कोई संतान नहीं होती, जिनकी ज़िंदगी नीरस और खाली होती है। उनसे पूछो उनका दर्द, जो ज़िंदगी सिर्फ इस ख्याल और उम्मीद में गुजार देते हैं कि काश हमारी भी कोई संतान होती जो हमें माँ पापा बुलाती। अंधे की लाठी होते हैं वो। उनसे पूछो उनका दर्द, जो डॉक्टर और भगवान के दर जाकर अपनी जवानी और धन सब खो चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला भी कान में तेल डाल कंबल ओढ़ कर सो गया है। आप ही बताएं सर, अगर उसी इंसान को ऊपर वाले ने उपहार दिया तो क्या वो उसे कभी खोना चाहेगा? नहीं ना। मैं भी अपनी जमानत को खोना नहीं चाहता था। कोई भी जब इसे देखता तो जलन होती थी मुझे। मैं इसे अपने मुंह से कभी अलग नहीं कर पाया। पर सर आपको पता है, लीना भले ही मेरे पास 21 साल रही, पर उसका दिल तो हमेशा आपके पास था। कई बार मैंने उसे सपने में बोलते सुना है कि बापू मुझे मेला घूमना है, कंधे पर बिठाओ ना। पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मेरे पास होते हुए भी लीना आपके ही पास थी। कोई कितना भी मजबूत और समाध क्यों न हो, वक्त उन्हें घुटनों के बल ला ही देता है। और ये प्रत्यक्ष नजारा हर कोई देख रहा था। एक नामी वकील उस ठेले वाले के समक्ष घुटनों के बल बैठा था, जो कभी उसके सामने घुटने टेक कर विनती कर रहा था, लेकिन उसने उस 15 साल की सजा दिलवाई थी। आज अभी उसी शख्स ने विवेक सिंह का हाथ पकड़ा और उसे उठाते हुए कहा, नहीं साहब, किसी को कोई बेशकीमती चीज़ अगर बहुत प्रयास और इंतजार के बाद मिले तो वो उसे कभी खोना नहीं चाहेगा। और आपने तो वही किया। कुछ स्वाभाविक सी गलतफहमियां थीं बस। हर बाप अपनी इकलौती संतान के लिए उतना ही पजेसिव होगा जितने की आप थे। आपने वही किया जो आपको सही लगा। गलत तो वक्त था साहब। ये कहते हुए उस बूढ़े ने फिर से अपनी बेटी को गले से लगा लिया। लीना को भी जैसे इसी वक्त का इंतजार था, अपनी आधी जिंदगी से। अजीब सी गंध आ रही थी उस शख्स के शरीर से, पर वही गंध बेटी को सौंधी लग रही थी और अपनापन का एहसास करा रही थी। लग रहा था जैसे 21 साल की बेरुखी और इंतजार से जेठ वाली तपती पिता की जमी पर ऊपर वाले ने आषाढ़ की पहली बारिश बेटी के रूप में कर दी हो। और पहली बारिश से निकली माटी की सौंधी महक और ठंडक को बेटी आंखें बंद कर पिता के सीने में महसूस कर रही हो। पीछे से अंगजीत सिंह की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे। विवेक सिंह बोल रहे थे, मैं चाहूँगा कि चूंकि आप लीना के अपने पिता हैं तो आप अपनी बेटी का कन्यादान करें। उनकी आंखों में चमक और त्याग दोनों था। सबके मन के मैल धुलने लगे थे, जो आंसुओं के साथ बाहर निकल रहे थे। सबके नेत्रों की गंगोत्री से निकली अश्रुओं की गंगा उनके दिल के मैल को धो रही थी। उस ठेले वाले ने मना करते हुए कहा, मैं भले ही इसका पिता हूँ, पर सही मायने में पिता धर्म तो आपने निभाया है। और फिर सबके कहने पर लीना के सगे पिता ठेले वाले ने उसका कन्यादान किया। दोस्तों, यहाँ से कहानी का दूसरा भाग शुरू हो चुका है, जहाँ पर लीना की शादी हो चुकी है और वो अपने घर में खुशी खुशी रह रही है। हेलो, शिवा ने सुबह की चाय की चुस्की लेते हुए कहा। हेलो बापू, कैसे हो आप? लीना ने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? वीर कैसा है? कैसा चल रहा है दोनों का? शिवा ने फ़ोन पर सवालों की झड़ी लगा दी। सब अच्छा है बापू। आपको पता है ना कि वीर ने रेड लाइट एरिया में छापा मारा था और बहुत सारी लड़कियों को छुड़ाया। हाँ हाँ, मुझे भी पता चला। ऐसे ही काम करते रहो बेटा, किसी से भी नहीं डरना। बापू, पता है उसकी हेड भी पकड़ी गई है। वीर ने उसे 7 दिनों की रिमांड पर लिया है।
पर वीर बता रहा था कि वो ज़्यादा कुछ बोलती ही नहीं, बस अपना नाम मीरा बताती है। अच्छा, कल जब वीर को लेने थाने गई थी तो वीर उससे पूछताछ कर रहा था। उस औरत की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो वो मुझे एकटक देखने लगी। छोटा गोल चेहरा, गोरा रंग, बड़ी बड़ी सी आंखें, खूबसूरत नाक, पतले ओंठ, माथे पर काला तिल और बाएं हाथ पर त्रिशूल का टैटू। वो मुझे और मैं उसे देख रही थी। टन! अचानक शिवा के हाथों से चाय का कप छूटा और फर्श पर गिरने से पहले शर्ट को अपने रंग दे गया। क्या हुआ बापू, गिरा कुछ? लीना ने पूछा। को कुछ नहीं, वो चाय का कप हाथ से छूट गया। जली तो नहीं ना? बापू, कितनी बार आपको कहा है कि आप यहाँ हमारे साथ रहो, पर आपकी भी जिद है गांव के उसी घर में रहने की। आप हमारे साथ होते तो कम से कम आपको खाना बनाना और घर का काम तो नहीं करना पड़ता ना। अरे लीना, फिर शिवा चुप हो गया। बापू, जब वो औरत मुझे देखती है तो अलग तरह की फीलिंग आती है अंदर से। उसे देखकर मुझे कुछ याद आता है, लगता है कहीं देखा है उसे। बापू, लगता है कोई अपनी है वो। उसके हाथ पर बना त्रिशूल मुझे कुछ याद दिलाता है। लीना बोले जा रही थी, उसे पता ही नहीं चला कि कब शिवा ने फ़ोन काट दिया था। ये बापू भी ना कुछ सुनते ही नहीं। कहते हुए लीना ने फ़ोन सोफे पर पटक दिया। शाम हो रही थी। लीना फिर अपने इंस्पेक्टर पति वीर को लेने थाने पहुंची थी। वीर उससे बोला, क्यों तुम मुझे लेने हर शाम को थाने आ जाती हो? मैं आ जाता ना, मैं अभी भी उसी से पूछताछ कर रहा हूँ। 2 दिन बचे हैं। बस अगर इन 2 दिनों में उसने कुछ नहीं बताया तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और ऊपर से भी बहुत प्रेशर है। हर दिन 3-4 कॉल आ ही जाते हैं। साला सबको क्रेडिट चाहिए। अरे पापा आप? वीर अचानक बोला। बापू? लीना भी हतप्रत होकर पूछ रही थी। अचानक शिवा वहाँ पहुँचा था। शिवा ने आसपास देखा। चुपचाप वो महिला लॉकअप की ओर गया। लॉकअप के अंदर एक अधेड़ उम्र की महिला नीली साड़ी पहने सिर झुकाए बैठी थी। किसी की आहट सुन उसने नजरों को उठाया। सामने शिवा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वो उठी और लॉकअप के गेट को पकड़कर खड़ी हुई। दोनों बस एक दूसरे को अपलक निहार रहे थे। लग रहा था जैसे वक्त का पहिया इतने सालों बाद आज थमा हो। किसी ने कुछ नहीं कहा। लब खामोश पर आंखें बोल रही थीं। जुबानी भाषा की शब्दावली का अंत हो चुका था। दिल की भाषा की शब्दावली खुल चुकी थी। जज्बातों के ऊपर से तपती दिल की जमीन पर खुशियों ने अंगड़ाई ली तो मिलन के नाजुक पांव से टकरा नैनों के मटके से निकले आंसुओं के सैलाब दोनों के गालों पर उमड़ पड़े थे। सिर्फ आंसू ही तो थे दोनों के बीच, कहने को कुछ नहीं, सुनने को कुछ नहीं। सारी बातें आंसुओं के जरिए आंखें कर रही थीं। अपलक एक दूसरे को दोनों ऐसे देख रहे थे जैसे पिछले 22 सालों में दोनों की आंखें सिर्फ एक दूसरे के लिए ही तरस गई हों। ऐसा लग रहा था जैसे 22 सालों की ख्वाहिश, मुराद, दुआ, मन्नत सब आज 22 मिनट में ही पूरी हो गई हो। क्या होती है बिछड़न, पीड़ा और उसकी तपिश। तन्हाई की ज़मीन पर सोना कितनी तकलीफदेह होता है, ये उनकी आंखें बता रही थीं। और हर रात चांद पर नज़रों को टिकाना और मिलन की आस रखना उससे भी ज़्यादा दर्द देती है। नींद जो नहीं आती, उसी तड़प, दर्द, गम, बेचैनी और इंतजार की अकुलाहट के सूखे थार में जब मिलन की ठंडी ठंडी फुहार पड़ती है, तब का सुकून उनकी आंखें बता रही थीं। लीना को सारी बातें समझ आ चुकी थीं। उसने वीर को लॉकअप खोलने को कहा। वीर भी समझ चुका था। लॉकअप खुला और लीना मीरा के गले में ऐसे समाई जैसे उसे कभी माँ का आंचल नसीब ना हुआ हो। वीर दूर खड़ा था। मीरा के तो जुबां ही सिल गई थी। कहाँ थी तुम इतनी देर और इतनी दूर? लीना इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई थी। माँ ने भी उसे सीने में छिपा लिया। 9 महीने तक अपनी कोख में रखने वाली माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती, पहचान ही लेती है। वक्त और चेहरा कितना भी बदल जाए, माँ की ममता नहीं बदलती। माँ का आंचल बच्चे के लिए कभी छोटा नहीं पड़ता। लीला ने अपनी माँ को वीर से मिलवाया। अब लग रहा था कि किसी पुरानी फिल्म का अंत हो रहा हो जिसमें परिवार के सभी लोग मिल गए हों। फिर उस केस को वकील, लीना और विवेक सिंह ने लिया और 2 दिन बाद मीरा को जमानत मिल गई। रात में पार्टी का आयोजन हुआ, सब खुश थे। लीना ने मीरा को सारी कहानी बताई, बापू के बारे में, परिवार के बारे में, वीर के बारे में। कुछ दिन लीना के घर रहने के बाद मीरा शिवा के साथ गांव वाले मकान में आ गई। मंगल भी अपना कारोबार अब गांव में ही शुरू कर चुका था। शिवा को भी मंगल के बिना मन नहीं लगता था। उधर गांव में ये बात जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि शिवा की पत्नी मीरा 22 साल के बाद गांव लौट आई है, जो एक कोठे पर काम करती थी। गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म था। गांव के लोग उसके घर की ओर जाना भी पसंद नहीं करते थे। तरह तरह की अफवाहें थीं उसके बारे में। चाचा, शिवा चाचा। दरवाजे पर गोलू था।
क्या हुआ? शिवा अंदर से बोलता हुआ बाहर आया। चाचा, वो सरपंच चाचा बुला रहे हैं आपको चाची के साथ, गोलू ने कहा। पर क्यों? शिवा ने पूछा। पता नहीं, जल्दी चलो, सारे गांव वाले आए हैं शिव मंदिर के पास, गोलू बोला। ठीक है, तुम चलो, हम आ रहे हैं, शिवा कहते हुए तैयार होने लगा। शिवा अपनी पत्नी मीरा के साथ तैयार होकर सभा में पहुंचा, एक हल्की मुस्कान लिए। वो सोच रहा था कि 22 साल बाद घर वापसी में लोग मीरा की ओर से पार्टी मांगेंगे, परंतु सभी उसे वहां से देख रहे थे जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। सामने कुर्सी पर सरपंच, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य व अन्य गणमान्य लोग बैठे थे और कुछ नीचे दरी पर बैठे थे। कुछ लोग आसपास चबूतरों, बड़े पत्थरों और साइकिल पर थे, कुछ पेड़ पर टिककर खड़े थे, तो कुछ किशोर और नवयुवक मोटरसाइकिल खड़ी कर उस पर टिककर खड़े थे। जैसे ही शिवा सभा के सामने आया, मुखिया ने कहना शुरू किया, भाइयों, आज हम ग्राम सभा इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि शिवा की पत्नी 2 दिन पहले अपने पति के पास वापस लौट आई है, पूरे 22 सालों के बाद। भाभी के बारे में बहुत कुछ देखने सुनने को मिल रहा है। हमारे पड़ोसी गांव में भी इसकी काफ़ी चर्चा है और ये चर्चाएं इतनी बुरी हैं कि हम इन्हें सुन भी नहीं सकते। बहुत मजाक और बेइज्जती हो रही है हमारे गांव और समाज की। हम आज इसी बात पर फैसला करेंगे कि इनका क्या किया जाए। बहिष्कार करो, पीछे से किसी बुजुर्ग ने कहा। शिवा को तो कुछ समझ नहीं आया। तभी किसी युवक ने कहा, अरे इसकी पत्नी तो वैश्या है, यहाँ आकर गांव को भी गंदा कर देगी। हाँ, वैश्या है, वैश्या, सब एक साथ बोलने लगे। शिवा और मीरा एक दूसरे को देखने लगे। तभी कुर्सी से उपमुखिया मंगल उठा और बोला, सरपंच साहब, रखेल तो कम से कम किसी एक की होती है, अब हमारी मुँह बोली भाभी तो उससे भी नीचे गिर गई। तभी भीड़ से मंगल ने फिर चिल्लाया, शिवा भैया, अब ये भाभी नहीं वैश्या भाभी हो गई है। सभी हंसने लगे। शिवा को इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसका सबसे जिगरी दोस्त उसे ऐसे मोड़ पर दगा देगा। आंखें नम हो गई थीं, जुबान से एक शब्द न निकल पाया। तब मीरा सरपंच से बोली, सरपंच साहब, हमें भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। तभी मुखिया बोला, हाँ हाँ, आप लोगों को इसीलिए तो बुलाया गया है ताकि आप अपनी बात सभा में रख सकें। तभी मंगल ताना मारते हुए बोला, इसीलिए बुलाया गया है ताकि बेइज्जती कर गांव और समाज दोनों से निकाल सकें भाभी जी। सभी फिर हंसने लगे। शिवा तो जैसे जड़ हो गया था। भीड़ चिल्ला रही थी, ये वैश्या है, वैश्या, बाहर निकालो, बाहर निकालो। तभी सी बीच एक बुजुर्ग उठे और बोले, बेटा शिवा, हमने 50 सालों से समाज में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर ऐसा मामला आज तक नहीं देखा कि कोई इस तरह की औरत अपने घर अचानक लौट आए और हमारा समाज चुप रहे। समाज की भी अपनी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इज्जत है, और हम इस समाज की भलाई के लिए ही सोचते हैं, करते हैं। अरे बाबा, आप चुप रहो ना। सरपंच जी, आप अभी इसी वक्त इस जोरू के गुलाम और इसका मुंह काला कर, सिर मुड़वाकर, गले में जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाकर गांव और समाज से बाहर निकालो। बाकी आने वाले समय में दोबारा ऐसे करने की हिमाकत कोई न कर सके, धीरू ने कहा। तभी आशीष बोला, हमने तो उस तरह भी लाया हुआ है। सभी ने हाँ में हाँ मिलाया। पीछे से बढ़न ने नारा लगाया, वैश्या भाभी, हाय हाय। सभी पीछे से बोलने लगे। मंगल भी साथ देने लगा। तभी भीड़ में से एक महिला चीखी, हाँ हूँ मैं वैश्या, मैं तवाइफ हूँ। ये मीरा की आवाज़ थी। अगर मैं वैश्या हूँ तो फिर आप लोग क्या हैं? अगर एक औरत एक से अधिक मर्दों के साथ सोए तो वैश्या, लेकिन वहीं अगर एक मर्द एक से अधिक औरतों के साथ सोए तो वो मर्द है। सभी में सन्नाटा पसर गया था। मंगल देवर जी, क्या आप बताएंगे कि आपने अभी तक कितनी शादियां की हैं? मंगल सकपकाया, फिर चिल्लाकर बोला, भाभी जी, आप मुझ पर लाछन लगा रही हैं। हर कोई ये जानता है कि मेरी पहली पत्नी की मौत के बाद सुलेखा मेरी दूसरी पत्नी बनी। भीड़ की ओर देखते हुए, भाइयों, अब तो समाज से बहिष्कृत लोग भी समाज को ढंग और सलीका सिखा रहे हैं। अब तो सुअर भी नाली के पानी को साफ करने लगे हैं, सभी ठाके लगाने लगते हैं। मीरा ने चिल्लाते हुए कहा, चिल्लाइए मत देवर जी, सच हमें भी पता है और आपको भी पता है। आपकी पहली बीबी मरी नहीं बल्कि जिंदा है। आपने उसे 40,000 रुपये में बेच दिया और ये अफवाह फैला दी कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई है। और आप ये क्यों छुपा रहे हैं कि सुलेखा आपकी दूसरी नहीं तीसरी पत्नी है, और सुलेखा को सिर्फ आपने इसलिए साथ रखा है क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है। फिर ये देवर, आपने अपनी दूसरी पत्नी का
तो इतिहास ही नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि राधिका किसी टूर पर गई तो आज तक लौटी ही नहीं? उस टूर के दौरान आप तो घर पर भी नहीं थे, ससुराल में भी नहीं थे और ना ही किसी दोस्त के घर। देवर जी, ये तो आपको ही पता होगा ना कि राधिका किस टूर पर कहाँ गई थी। जी, और अब तक नहीं लौटी। और तो और आपने उसे खोजने का प्रयास तक नहीं किया। और मंगल, मैं तो तुम्हारे और भी करतूत जानती हूँ, मेरा मुंह ना खुलवाओ, वही अच्छा है, क्योंकि शायद इसमें मेरा भी कुछ फायदा है। मीरा बोले जा रही थी। और चाचा, आप 70 साल के हो गए हैं, ठीक है, आपने बहुत मामले देखे हैं समाज में, लेकिन क्या आप बताएंगे कि आपकी छोटी बहू कैसे जली? आखिर क्यों चाचा? हर घर में सिर्फ बहुएं ही क्यों जलती हैं, बेटियां क्यों नहीं? अच्छा, मैं तो भूल ही गई कि बेटियां तो कोख में ही मारी जाती हैं, है ना चाचा? अब इतनी भी खुदगर्जी किस बात की? अब आप ही बताओ ना कि आप हर साल नवरात्रे में जिस कोठे की मिट्टी से ही माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाते हो और पूजा करते हो, उसी कोठे वाली को एक औरत मानने से भी इनकार कर देते हो। जब आपके घर में बहुएं जलीं, तब तो समाज को कुछ सिखाया नहीं आपने। क्यों? और धीरू जी, क्या आपने अपने बेटे का सर उस समय मुंडवाकर, मुंह काला करवाकर, जूतों की माला के साथ गांव में घुमाया था? जब सूरज ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, वो तो गर्भवती भी हुई थी, तब आपका बेटा अशुद्ध नहीं हुआ था। तब तो आप पैसा देकर मामले को रफा दफा कराने में लग गए थे। और आशीष, तुम तो वही उस तरह लाए हो ना जिससे पड़ोस वाले गांव के लोगों ने तेरा अंगूठा बकरी चोरी के जुर्म में काट लिया था। अब तो स्वर भी नाली के पानी साफ करने लगे हैं। मीरा ने तंज कसते हुए कहा। अब भीड़ उग्र होने लगी थी। समाज को आईना दिखाओ तो सियार का झुंड हुआ हुआ करने ही लगता है। अरे ये गंदी औरत है, निकालो इसे यहाँ से। अब एक कोठे वाली हमें समाज में नियम सिखाएगी। जोरदार हंगामा हो गया था सभा में। भीड़ जोर जोर से बोले जा रही थी। अरे इधर तो आ, फिर देखता हूँ कितना रस बाकी है तेरे में, जाने कितनों के बिस्तर गरम। केवट चिल्लाया। ये लो, खड़ी हूँ मैं सबके सामने, है असली मर्द तो आजा और जो करना है कर ले। मीरा ने चुनौती देते हुए कहा। केवट तिलमिला गया, बोला, मीरा, कभी अकेले में भूल कर भी मत मिलना, नहीं तो क्या क्या कर लोगे मीरा का? शिवा जोर से दहाड़ा था। शिवा ने दहाड़ते हुए कहा, सबके सामने कहता हूँ, मत ललकार मेरे जमीर को, वरना चीर के रख दूंगा तेरे शरीर को। केवट। शिवा ने मीरा का हाथ पकड़ा और बोला, ये मीरा मेरी धर्म पत्नी है। कोई भी उसकी ओर आंख उठाकर देखेगा या एक शब्द भी कहेगा तो कसम भोलेनाथ की, अगर मैंने उसकी दोनों आंखें निकाल कर हाथों में न रख दी तो मेरा नाम भी शिवा नहीं। पूरी सभा को जैसे सांप सूंघ गया। जैसे एक बार जब शेर दहाड़े तो सारे सियार चुप हो जाते हैं। किसी तरह सरपंच ने सभा समाप्त की और अगली सभा एक सप्ताह के बाद होने का ऐलान किया ताकि फैसला हो सके। सभा धीरे धीरे जाने लगी। मीरा अपना सिर शिवा के कंधे पर रख दी। आंखें छलक आई थीं। शिवा ने उसे शांत कराया। वो भी भावुक हो गया था। स्त्री बाह्य तौर पर कितनी भी कठोर क्यों न हो, अंदर से वो कमजोर हो ही जाती है। फर्क सिर्फ जताने और छिपाने का होता है। शिवा ने अपना गमछा उसे उड़ाया और अपनी बाहों से मीरा को कंधे से पकड़कर घर लेकर चल पड़ा। घर पहुंचे, कोई बात नहीं हुई। फिर मीरा ने सन्नाटे को तोड़ा। मुझे लगा था कि सभा में तुम कुछ नहीं बोलोगे। सारे गांव वाले हमारे खिलाफ थे और तुम भी उनके साथ हो जाओगे, लग रहा था। लेकिन पर अचानक से क्यों शिवा? फिक्र है तुम्हारी, परवाह करते हैं हम। शिवा ने मीरा की आंखों में आंखें डालकर कहा और अपने होठों को उसके माथे पर रख दिया। मीरा ने फिर अपना सिर शिवा के सीने पर रख दिया। शिवा ने उसे गले से लगा लिया। सुबह हुई। बाहर दो चार लोग उसके घर की ओर ही देख रहे थे और हंस रहे थे और आपस में घुसर पुसर कर रहे थे। शिवा ने बाहर निकल कर देखा तो सन्न रह गया। उसके घर की दीवार पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, वैश्या खाना। शिवा ने जल्दी से दीवार में चूना लगवाया। शाम को जब वो बाजार गया तब कोई उसे ताने मार रहा था, कोई पीछे से कुछ बोल रहा था, तो कोई व्यंग कर रहा था, तो कोई मुंह पर ही गाली दे रहा था। चाय की दुकान पर किसी ने कहा, क्यों शिवा भैया, रात में मजा आया ना? दूसरा, अरे क्या मजा, इस उम्र में भैया आप कुछ नहीं करते, कहते हुए हंसने लगा। पहला, क्यों आजकल काम करना बंद कर दिया है क्या? दोनों जोर से हंसे। शिवा गुस्से को पीकर आगे बढ़ गया। आगे पान की दुकान में से किसी ने आवाज़ दी, अरे शिवा भाई, यहाँ तो आ, कहाँ भाग रहे हो? भाई पान खा, पता है पान खाने पर भाभी बहुत खुश होंगी। और फिर तो कहते ही जोर जोर से हंसने लगता है।
थोड़ी सी इत्र भी लगा लेना, फिर देखना मजा। फिर तो कल बढ़ई को बुलाना पड़ेगा पलंग ठीक करवाने के लिए। पूरा माहौल ठाकों से गूंज उठा। शिवा चुपचाप चलता गया। आगे बढ़ा तो दो नवयुवक मिल गए। आपस में बातें कर रहे थे। यार आजकल बिना जोरू के मजा ही नहीं आता। तभी दूसरा बोला, अरे कोई शिवा भैया को दूध में शिलाजीत के साथ अश्वगंधा और केसर लेने को बोलो। शिवा समझ गया कि सब उसे ही देखकर परोक्ष रूप से ताने मार रहे थे। उसे गुस्सा तो आ रहा था, पर करता भी क्या। घर आने पर उसका चेहरा देखकर मीरा सब समझ गई। दोनों गले मिले एक दूसरे को दिलासा देने लगे। अगली सुबह जब मीरा पानी भरने गई तो सारी महिलाएं ऐसे खिसक लीं जैसे वो कोई अछूत हो। अब दोनों अपने ही गांव में अछूत हो गए थे। ये सब बातें अब रोज की हो गई थीं। मीरा का तो घर से निकलना ही मुश्किल हो गया था। एक दिन शाम को अचानक शिवा को एक होटल पर मंगल चाय पीता मिल गया। आओ शिवा आओ, चाय पियोगे? मंगल ने पूछा। तो शिवा ने मना कर दिया। क्या यार पीना, तू भी ना। और जबरदस्ती एक कप चाय शिवा को थमा दी। तो क्या सोचा शिवा भैया, पत्नी या समाज? शिवा चुप है। देख भाई, मीरा भाभी के बारे में सबको पता है, और वैसे भी क्या मिलेगा तुम्हें उसे रखकर। वो कभी तेरी पत्नी बनी ही नहीं। मंगल की बातों में सलाह कम और व्यंग ज्यादा था। बस करो मंगल। क्या गलत बोला? वो तुम्हारे माथे एक 3-4 साल की बेटी को छोड़कर चली गई थी। एक बार भी याद नहीं आई तेरी? बेटी पर एक बार भी तरस नहीं खाई? और आज जब उसकी जवानी ढल गई, उसके ग्राहक कम होने लगे और उसे पैसों की जरूरत पड़ी, तो आ गई तेरे पास। मंगल, शिवा जोर से दहाड़ा था। ज्यादा तैश में मत आ शिवा। उस दिन तो जाने दिया था, आज अगर मेरा दिमाग घूमा ना तो सरपंच क्या कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें भी इस बात का एहसास तो होगा ही, मंगल ने धमकाते हुए कहा। अरे बाबा प्रणाम। तब तक पुजारी जी मिल गए तो मंगल उन्हीं में उलझ गया। यजमान, मैंने आपको कहा है कि आजकल आपके ऊपर राहु का मार्केट चल रहा है, जरा संभल कर रहिए। पुजारी जी बोले। बाबा अब आप ही कुछ उपाय बताइए, मंगल बोला। यजमान, इस जगत में सिर्फ एक ही है जो मृत्यु को भी टाल सकते हैं, और वो है महाकाल। आप महादेव का ध्यान कीजिए, संकट टल जाएगा। उसे कैसे करें बाबा? यजमान, अभी श्रावण माह है, शिव का प्रिय और फलदायी मास, और 2 दिन बाद श्रावण पूर्णिमा भी है। शाम 3 बजे से शुभ मुहूर्त आरंभ है। अगर आप चाहें तो उस दिन शिव मंदिर में स्नानाभिषेक कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप 1008 बार कर लें, बाधा दूर हो जाएगी। जी बाबा, मैं उस दिन कर लूँगा। शिवा कुछ देर उनकी बात सुनने के बाद चला गया। ऐसे ही रात गुजर गई। सुबह हुई, शाम, फिर रात। मीरा हाथों में मेहंदी लगाई हुई थी। बहुत ही प्यारा रंग आया था। शिवा ने मीरा के मेहंदी वाले हाथों को चूम लिया। कहने लगा, मीरा तुम्हारे हाथों पर मेहंदी का रंग कितना चढ़ता है। मीरा बोली, मुझे पता है कि क्यों चढ़ता है इतना रंग, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। मीरा की बातों पर शिवा हंस दिया था। बातों बातों में मीरा को पिछली बातें याद आने लगीं। पता है शिवा, एक वेश्या की भी इच्छाएं होती हैं, सपने होते हैं, दिल होता है, हार्ड मांस होते हैं। उनका भी मन करता है किसी के नाम का सिंदूर लगाने का, किसी के लिए चूड़ियां पहनने का, किसी के नाम पर सजने संवरने का। उसका भी मन करता है कि कोई होता जिसके लिए वो सर्वस्व और वो किसी की जिंदगी होती। उसे वासना नहीं, प्रेम की नज़रों से देखा जाता। उसके बच्चों का नाम और उसका पहचान होता। पता है शिवा, वेश्याओं के बच्चे नहीं होते, अगर होते भी हैं तो उनका कोई नाम नहीं होता। नाजायज बोलते हैं सब उसे, नाजायज। मीरा निर्विकार सपाट चेहरे पर धीमे स्वर में बोले जा रही थी, जैसे कोई डिप्रेशन में बोलता है। उसका बोलना जारी था। बोलो ना शिवा, ऐसा क्यों होता है कि एक औरत अपने पति से पूछती है कि गला मेरा, मंगलसूत्र तेरे नाम का, कोख मेरी, खून मेरा, और तो और दूध भी मेरा, लेकिन बच्चा तेरे नाम का, 16 श्रृंगार मेरा, लेकिन सब तेरे नाम का। परंतु यही सवाल एक वेश्या नहीं कर सकती। क्यों? क्या उसका गुनाह सिर्फ यही है कि मजबूरियों ने उसे कोठे पर पटक दिया है? क्या वो एक लड़की या औरत नहीं? क्या ये नाइंसाफी नहीं कि जिस कोठे की मिट्टी से माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाकर लोग नवरात्रे करते हैं, उसी कोठे में रहने वाली को एक औरत तक नहीं समझा जाता? क्या कोई वेश्या जानबूझकर या शौक से बनती है? नहीं ना, हर किसी की मजबूरी होती है शिवा। धोखे होते हैं उनके साथ, गरीबी पहुंचाती है उन्हें वहाँ। कुछ तो इतनी अभागन होती हैं कि उनके सगे चाचा मामा ही वहाँ पहुँचा देते हैं, और बची खुची वो होती हैं जिन्हें लोग नाजायज कहते हैं। वहाँ जाने के बाद कोई वहाँ से भाग भी नहीं सकता, ना ही बगावत कर सकता है। एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग सोने पर मजबूर होते हैं। मच्छरदानी तक नसीब नहीं होती उन्हें।
कितनी बीमार होती हैं वो अंदर से, फिर भी आराम नहीं कर सकती, बस अपना जिस्म सौंप देती हैं ग्राहक के सामने। शिवा निरुत्तर सिर झुकाए बैठा था। ये सवाल मीरा ने शिवा से नहीं समाज से किया था, जिसका उत्तर शायद किसी के पास नहीं था। सोचते सोचते शिवा कब कुर्सी पर ही सो गया उसे पता ही नहीं चला। मीरा ने उसे उठाकर बेड पर सुलाया, माथे को चूमा और उसे चादर उड़ाकर खुद सो गई। सुबह हुई, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे थे। शिवा दोपहर 2 बजे कुछ काम से बाजार गया। 1 घंटे बाद लौटा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। उसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। बाहर के कमरे में टेबल पर एक चिट्ठी थी। लिखा था, मेरे प्रिय शिवा, जब तक तुम घर आओगे मैं शायद नहीं रहूंगी। मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरा साथ नहीं दे पाई, हर मोड़ पर तुझे अकेला छोड़ दिया। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि मैं तेरी एक गुनहगार हमसफ़र बनकर रह गई। शिवा, जिस रात तुम घर पर नहीं थे, हमारा घर जलकर खाक हो गया था और लाडो हमसे दूर हो गई थी। वो हादसा नहीं, एक षड्यंत्र था शिवा। घर में आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। उस रात जब मैंने लाडो को नमक लाने बाहर भेजा था, तब मंगल घर आया था और पीछे से धोखे से मुझे कब्जे में लेकर मेरी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करने लगा। जब मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो मेरी आंखों और मुंह पर पट्टी बांध कर अनजान जगह ले जाने लगा और जाते जाते घर में आग लगा दी। उस अनजानी जगह पर मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और न जाने कितनी बार उसने अपने शरीर की प्यास बुझाई थी। जब मेरी आंखें खुलीं तो सामने एक बुढ़े को पाया। मैं चिल्लाई थी तो वो बोला, चुप कर, इतने सारे पैसे दिए हैं मैंने तेरे। तब मुझे पता चला कि मुझे कोठे पर बेच दिया गया है। उस दलदल से जाने कितनी बार निकलने की बेकार और असफल कोशिश की थी मैंने। धीरे धीरे वक्त बीता और जब जवानी और रूप ढलने लगे तो मुझे वहाँ का हेड बना दिया गया। मैं जिंदगी में अछूत बन गई शिवा। मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, तुमसे दूर हो गई, बेटी दूर हो गई, वक्त ने कोठे तक पहुँचा दिया और अब समाज ने बहिष्कृत कर दिया। पर शिवा, हर घड़ी हर वक्त जिस शख्स ने मेरा हाथ थामा वो तुम थे। जब मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ा तब तुमने मुझसे शादी कर मेरे जीवन में खुशियाँ दी। जब लाडो हमसे दूर हुई तब तुमने उसे ढूंढ कर उसका कन्यादान कर पितृ धर्म का निर्वहन किया। और जब समाज ने मुझे कोठे वाली, वेश्या और जाने क्या कुछ कहा तो तुमने ही सबकी बोलती बंद की थी। मैं तेरी कर्जदार हूँ कि हर वक्त तुम मेरे साथ रहे और मेरा साथ दिया। मुझे हजारों में सिर्फ वो शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरा अपमान या आलोचना न सुन सके, और वो सिर्फ और सिर्फ तुम थे। शिवा, जब तुम मुझसे दूर थे और मैं कोठे वाली की जिंदगी जी रही थी, उस वक्त भी मेरी सांस और आस सिर्फ तुम थे। वहाँ मेरे मंगलसूत्र को निकलवा दिया गया था और अपने हाथों से उन्होंने मेरा सिंदूर मिटा दिया था। तब से मैंने उस मंगलसूत्र को कमर में बांधना शुरू कर दिया था ताकि किसी की नज़र वहाँ न पड़े, और उसी मंगलसूत्र पर मैंने हर दिन सिंदूर लगाना आरंभ कर दिया था ताकि मुझे मेरे शादीशुदा और सुहागन होने का एहसास होता रहे। हमारे मकान भले ही फूस के थे, पर हमारा रिश्ता कभी फूस का नहीं रहा। इतनी आसानी से सब कुछ खत्म नहीं हुआ था हमारे रिश्ते में। और जब मैं यहाँ आई तो तुमने मुझे उसी रूप में अपनाया जिस रूप में मैं तुमसे दूर चली गई थी, धर्मपत्नी के रूप में। तुमने मेरे अतीत के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा था, परंतु समाज ने इसकी बहुत बड़ी सजा दी तुमको। शिवा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर तेरा अपमान, तेरा दर्द और तेरी खामोशी नहीं। जब लोग मेरे कारण तुझे ताने मारते हैं, अपमानित करते हैं और तुम चुपचाप सिर झुकाकर आगे बढ़ जाते हो तो मुझे अपने आप से घिन होने लगती है। मैं अशुद्ध और अपवित्र हूँ, पर इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ता है। हद तो तब हो गई शिवा जब कल फिर मंगल यहाँ आकर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा और असफलता के बाद धमकी देकर चला गया कि तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय दिया है, अगर तुम लोगों का जीना देखो कैसे मुहाल करता हूँ। देखते जाओ शिवा, मैं टूट चुकी हूँ, मैं अब जी नहीं सकती, मैं जा रही हूँ। एक अंतिम इच्छा है कि जब तुम मेरे मृत शरीर को नीचे उतारोगे तो प्लीज़ मुझे वैसे ही चूमना जैसे मुझे पहली बार चूमे थे, और वैसे ही जोर से गले लगाना जैसे पहली बार मुझे गले लगाया था। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और हाँ, मैं इसी लाल जोड़े में 16 श्रृंगार के साथ दुल्हन के रूप में विदाई चाहती हूँ। 7 क्या 700 जन्म तक सिर्फ तेरी और सिर्फ तेरी, मीरा। शिवा भागते हुए अंदर कमरे में आया और मीरा मीरा चीखने लगा। हाथों में मेहंदी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, 16 श्रृंगार के साथ लाल जोड़े में दुल्हन बनी मीरा के देह का भार सीलिंग पंखा एक रस्सी के सहारे गले को थामे था। कुर्सी नीचे गिरी पड़ी थी। कमरे में अंधेरा और भयावह सन्नाटा था। लग रहा था जैसे शिवा की जिंदगी एक दुल्हन थी जो सज सवर कर मौत का दामन थाम चुकी थी
जैसे ये कुर्सी शिवा का सहारा थी जो गिर चुकी थी, और ये सन्नाटा, ये अंधेरा कमरे की नहीं उसकी खुशियों का था। वो झूलते हुए शरीर के पैरों को दोनों हाथों से पकड़कर बैठकर अपने भीतर जमी बर्फ को पानी बनाकर उसके पैरों को धो रहा था, जैसे गंगा गंगोत्री के बर्फ से निकलकर केदारनाथ के पांव धोती है। आसमान में घनघोर बादल बारिश की आहट दे रहे थे। बिजली चमकने और कड़कने लगी थी। लग रहा था जैसे बादल भी शिवा का साथ देने जमी पर आ गए हों। शिवा ने बड़ी हिम्मत कर फंदे को पंखे से हटाया और गोद में लेकर नीचे उतारने लगा। तभी मीरा की साड़ी कमर और हाथों से खिसकी, जिस पर जले के पुराने घाव थे। वो चिल्लाया, मीरा, तुम कभी अपवित्र, अछूत और बहिष्कृत नहीं थी। तुमने भी सीता की तरह अग्नि परीक्षा दी है, जलते घर से निकलते वक्त। वो जोर जोर से बोलते हुए तड़पने लगा था, फिर खुद को संभाला, फिर मीरा के निस्तेज बेजान शरीर को उठाया, अपने चेहरे को उसके चेहरे के पास लाया, मीरा की आंखों में आंखें डालकर उसे कुछ देर तक निहारा, अपने दोनों हाथों से उसके गालों को सहलाया, बालों पर उंगलियों को फेरा, अपनी नाक को उसकी नाक के करीब लाकर हौले से रगड़ा, शायद उसकी सांसों की गर्मी को महसूस किया, और फिर धीरे से उसके ऊपरी लब को अपने अधरों से छुआ। कुछ देर बाद मीरा के निचले होंठ और गालों को चूमा और फिर उसे कसकर गले लगा लिया। उसका कलेजा फट गया। बिजली कड़की, शायद वो भी सारी चीजें देख रही थी। कमरे के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, कमरे के अंदर तो बारिश कब की अनवरत जारी थी। बहुत देर तक खुद को संभालने के बाद उसने लीना को फ़ोन लगाया। हेलो लाडो, तू जल्दी से यहाँ आ जा, तेरी माँ नहीं रही। शिवा ने ये कहकर फ़ोन काट दिया था। लीना को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। उसने कई कॉल किए, लेकिन शिवा को शायद कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था। फिर उसने अपनी पत्नी का अंतिम प्रेम पत्र एक बार फिर से जोर से पढ़ा और फिर जोर से चिल्लाया, मंगल। उसकी आंखों में अंगारे थे। उसने आंसुओं को पोंछा और कुछ ढूंढने लगा। वो गुस्से से कांप रहा था। उसे कोने में रखा हथौड़ा मिल गया। वो उसे दाएं हाथ और मीरा को बाएं कंधे पर ले चल पड़ा। घर से बाहर सावन की अंतिम बारिश झमाझम। शाम में ही चारों ओर अंधेरा। दरवाजे खिड़कियां सभी ने बंद कर रखी थीं। बीच बीच में बिजली का चमकना और कड़कना एक भयावह दृश्य को जन्म दे रहा था। लग रहा था जैसे शिव अपनी पत्नी सावित्री को कंधे पर उठाकर तांडव करने लगे हों। रास्ते में पानी जमने लगा था और इसी रास्ते पर चप्पल पहने शिवा मीरा को उठाकर हाथ में हथौड़ा लेकर चल रहा था। आंखों में पानी और चेहरे पर दर्द, गुस्सा, तड़प, गम और क्रोध के मिश्रित भाव थे। वो गांव के शिव मंदिर की तरफ चला जा रहा था। कुछ देर में वो मंदिर के मुखद्वार के सामने खड़ा था। बड़ा सा मंदिर क्षेत्र, सामने बड़ा सा आंगन और बीचों बीच 4 खंबे पट्टे का हवन कुंड। हवन कुंड के ठीक सामने लगभग 20 फुट की दूरी पर शिवलिंग विराजमान था, जिसका द्वार खुला रहने पर मुखद्वार से साफ दिखता था। आंगन के चारों तरफ फूल, तुलसी, नीम, बेल और पीपल के पेड़ लगे थे, जो परिसर को शुद्ध, शीतल और शांत रखते थे। मंदिर खाली था। केवल मंगल और पुजारी जी वहां थे। बाकी लोग पूजा करके पहले ही घर चले गए थे। हवन कुंड के पास बैठा मंगल का मुख शिवलिंग की ओर और पुजारी जी मंगल के दाहिने ओर बैठे थे। शिवा उसी रूप में प्रवेश द्वार से मंदिर में प्रवेश कर गया और हवन कुंड की ओर बढ़ने लगा। अब आपका जाप पूरा होने वाला है। ये 1008वां जाप है श्री महाकाल का, पुजारी ने मंगल से कहा। पुजारी के पीछे पीछे मंगल भी मंत्र को दोहरा रहा था। बारिश के साथ हवाएं भी चल रही थीं, जिससे दिए बुझे जा रहे थे और पुजारी जी उन दियों को जलाने का प्रयास कर रहे थे। शिवा ने हवन कुंड से थोड़ी दूर पर मीरा को फर्श पर लिटाया और अपने दोनों मजबूत हाथों से हथौड़े को कसकर पकड़ा और चिल्लाते हुए दौड़ा, मृत्यो मोक्षयमा मृतात, और पूरी ताकत से एक चोट मंगल के सिर पर पीछे से दे मारा। मंगल का अधूरा मंत्र शिवा ने हथौड़े की चोट से पूरा किया था। टन की आवाज आई थी, हर हर महादेव। शिवा दहाड़ा। मंगल धरती पर गिर पड़ा था और संभलने की कोशिश करने लगा। तब तक हथौड़े की एक और चोट उस पर लगी। पुजारी चिल्लाते हुए भागा, अनर्थ, घोर अनर्थ, त्राही माम। वो डर कर गांव की ओर भागा था। इधर मंगल फर्श पर तड़प कर पानी मांगने लगा। शिवा उसका एक हाथ पकड़कर हवन कुंड के बाहर बारिश में ले आया। ये ले, बारिश का पानी पी। फिर शिवा हथौड़े को फर्श पर रगड़ते हुए उसके शरीर की एक परिक्रमा करने लगा और एक जोरदार चोट उसके दाहिने हाथ पर दे मारी। मंगल दर्द से चीख उठा। शायद हाथ की हड्डी टूट चुकी थी। मंगल करा रहा था। फर्श लाल हो चुका था। शिवाज पूरा महाकाल के तांडव रूप में था। उसने फिर हथौड़े को सीने के बाईं ओर दे मारा। मंगल का देह हृदय के पास से थोड़ा उठा और फिर शांत पड़ गया।
जब शिवा को तसल्ली नहीं हुई तो उसने फिर एक चोट चेहरे पर जोरदार तरीके से मारी थी। हथौड़ा रक्त रंजित हो गया। हर हर महादेव कहते हुए उसने एक और चोट सिर पर और फिर अंतिम चोट उसके मारी थी। भीभत्स, भयानक, अभूतपूर्व एवं डरावना दृश्य। दो मृत शरीर के बीच शिवा खड़ा था। शिवा झुका और मंगल के खून को दोनों हाथों में लेकर उससे मीरा के पैरों को धोया। फिर से उसकी आंखों से झरना फूटा। तब तक गांव वाले भी छाते बरसाती लिए आ गए थे। शिवा ने सबको तिरछी नजरों से देखा और हथौड़ा लिए उठ खड़ा हुआ। गांव वाले चारों ओर से घेरा बनाकर खड़े हुए थे। शिवा खड़ा हुआ। गांव वाले चारों ओर से घेरा बनाकर खड़े हुए थे। शिवा ने बाएं हाथ से मीरा को उठाकर कंधे पर रखा और दाहिने हाथ में हथौड़े को फर्श पर टिकाकर खड़ा हुआ। बारिश थमी नहीं थी। चारों ओर अंधेरा। बिजली चमकने से शिवा का चेहरा चमक रहा था। चेहरे पर भाव, आंसू थे गालों में, प्रेम के, दर्द के, खुशी के, गम या फिर गद्दारी के, पता नहीं। बिखरे बाल, हल्की दाढ़ी, मूंछ, कमीज के अधकुले बटन से सीने के बाल दिख रहे थे। गले में त्रिशूल वाला लॉकेट की माला को बिजली चमका रही थी। नीचे पतलून और पैरों में चप्पल। एक हाथ में मीरा और दूसरे में हथौड़ा। लग रहा था जैसे आज श्रावण पूर्णिमा की शाम स्वयं महाकाल शिवा मीरा को लेकर मंगल का खून नहीं, उसका वध और संहार करने आए हों, वो भी अपने ही घर शिव मंदिर में। शिवा का रूप देखकर गांव वालों की जुबान पर ताला लग गया था। तभी शिवा गर्जा, देख लो इस मंगल का हाल, जिसने मना करने के बावजूद मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर देखने और गंदी जुबान बोलने की गुस्ताखी की। दोस्त से भी बढ़कर माना था मैंने इसे, लेकिन इसने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा, मेरी पत्नी पर गलत नजर रखी। इसलिए मैंने भी इस पर पीछे से वार किया जैसे को तैसा दिया है। और है कोई है जो ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत रखता हो? अगर है तो सामने आ। सारी भीड़ बुत बनी खड़ी थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। शिवा ने हथौड़े को दाहिने कंधे पर रखा और मीरा को लेकर मंदिर से बाहर जाने लगा। गांव वालों ने उसे चुपचाप रास्ता दे दिया। सही कहा गया है कि समाज में साधारण रहोगे तो कुचल दिए जाओगे, शेर की तरह दहाड़ोगे तो समाज तेरे पीछे हो जाएगा। समाज से आंखें मिलाकर बात करो, समाज मेमना बन जाएगा। सांझ हो गई थी। बारिश थमने लगी थी। हवाएं अब भी चल रही थीं और शिवा मीरा को लेकर शमशान की ओर चला जा रहा था। वो शमशान पहुंचने ही वाला था कि गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचा। विवेक सिंह, लीना, वीर और उनके रिश्तेदार वहां पहुंच चुके थे। लीना दौड़ते हुए अपनी मां के पास आई, लिपट कर ऐसे रोई जैसे कई जन्मों के दर्द भरे आंसू को आज रास्ता मिला हो। दोनों बाप बेटी के नैन नीर से भरे थे। किसी को कोई संभालने वाला नहीं था। दोनों खुद को ही सांत्वना दे रहे थे। सभी खुद से ही गिरे और खुद को संभालते जा रहे थे। धीरे धीरे जब भावनाओं का अफान कम हुआ तो मीरा को चिता पर लिटाया गया। उस पर लकड़ियां रखी गईं। कोई मीरा को विदाई नहीं देना चाहता था। जब मुखाग्नि देने की बारी आई तो शिवा ने जलती लकड़ी को लीना के हवाले कर दिया। ये क्यों? लीना ने पूछा। जब तू पैदा हुई थी तो तेरी माँ ने मुझसे वचन मांगा था कि उसकी चिता को मुखाग्नि हमारी बेटी देगी, शिवा ने कहा। मीरा की चिता जल रही थी। हवाएं बंद नहीं हुई थीं, बल्कि वो लपटों को और भी तेज कर रही थीं, जैसे मीरा कह रही हो, मुझे ऐसा प्यार और विदाई के लिए शुक्रिया। केस हुआ, सुनवाई हुई। वकील बाप बेटी की जोड़ी की वजह से शिवा जमानत पर लीना के घर पर था। जिस कानून ने उसे झूठे केस में 15 साल जेल में रखा, जिस जेल में मीरा को भी रखा गया था, उसी कानून ने उसे सच्चे केस में बरी कर दिया था। एक सुबह शिवा बालकनी में खड़ा सूर्य को निहार रहा था। सुबह सुबह क्या सोच रहे हो बापू? पीछे से लीना की आवाज आई। शिवा की तंद्रा टूटी और बोला, ओ कुछ नहीं, आज माँ का जन्मदिन है। हाँ, आप आज भी उनको बहुत मिस करते हो ना? हाँ बापू, एक बात पूछूं? लीना ने पिता को पीछे से गले लगाते हुए बोला। दोनों की आंखें भर गई थीं। हाँ पूछना। आप माँ को इतना प्यार क्यों करते हो? लाडो, जब हमारी शादी की पहली सालगिरह थी तो मैंने मीरा से गिफ्ट मांगने को बोला। पता है तेरी माँ ने क्या कहा? उसने कहा था, मुझे तुम मिल गए शिवा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ तुम हो। बस एक गुजारिश है तुमसे, अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर हम बिछड़ जाएं, हमारे रास्ते अलग हो जाएं और हम एक दूसरे से बिछड़ जाएं तो प्लीज़ मुझे सब कुछ कह लेना, पर कभी बेवफा मत कहना। मैं बेवफाई का कलंक लेकर जी नहीं सकती शिवा। शिवा का गला भर आया था। लीना की आंखों में भी नमी उतर आई थी। फिर खुद को संभालते हुए ठंडी सांस लेते हुए कहा, बापू, आप माँ से इतना प्यार करोगे तो मुझे जलन होने लगेगी। और फिर पूरा कमरा बाप बेटी के ठहाकों से गूंज उठा था। लेकिन शिवा की हंसी में उदासी घुली हुई थी।
उसकी आंखों के किनारे भीग गए थे क्योंकि उसे मीरा की याद आ गई थी। लेकिन एक सवाल अभी भी लेखक के जहन में उठ रहा था, गुनहगार कौन था? वक्त, समाज, जमाना, दोस्त, हमसफर, रिश्ते या फिर खुद शिवा? तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।